हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है और हर दिन मार्केट एक नई हाई बना लेता है। लोगों को लगता है कि यार कुछ अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, तो मैं खरीदूं तो क्या खरीदूं, मेरी बस छूटे जा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे एसेट्स जो मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूड है। ना सिर्फ मैं आपको एसेट्स के नाम बताऊंगा, उससे रिलेटेड मैक्रो माइक्रो इन्फॉर्मेशन, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, सब चीज़ें बताऊंगा। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपको अपने एस्टिमेट्स दूंगा कि एक पर्टिकुलर एसेट इस पॉइंट से कितना ग्रो कर सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है चीज़ों को समझने के लिए। वो ऐसा क्यों, इस चार्ट को देखिए। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा निवेश कर रखा था कुछ अच्छे स्टॉक्स में। मैंने ये निवेश तब करा था जब मुझे लगा था कि ये एसेट्स काफ़ी अंडर वैल्यूड है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि करीब करीब मैंने 1 करोड़ के आसपास का निवेश कर रखा है HDFC बैंक में। अब हर कोई बातें कर रहा है कि यार HDFC बैंक तो बहुत अच्छा है, खरीद लेना चाहिए, और जाके आज लोग खरीद रहे हैं प्रॉबली HDFC बैंक। लेकिन मैंने काफ़ी टाइम पहले खरीद रखा था, तो मेरा ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिटर्न बन चुका है HDFC बैंक में। अब इसमें जब रैली एक्चुअली में स्टार्ट होगी तो मेरा रिटर्न काफ़ी बन जाएगा। मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मार्केट में हमेशा अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कुछ ना कुछ एसेट्स ऐसे रहेंगे मार्केट में जो थोड़े बहुत अंडर वैल्यूड होंगे, और अगर आप अपना पोर्टफोलियो समझते हुए उनमें पोजीशंस बना लो, प्लीज नोटिस करिएगा वर्ड अपना पोर्टफोलियो समझते हुए। आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है अपना पोर्टफोलियो समझते हुए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, एंड कृपया करके लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं जानता हूं आपने लाइक नहीं दबाया होगा, कृपया करके लाइक दबा दीजिए। तो उससे होता ही है कि इस तरीके के वीडियोस ज्यादा इन्वेस्टर्स तक पहुंचते हैं। यहाँ पे मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन मैक्रो माइक्रो पर्सपेक्टिव से, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, सब कुछ मिला मिलू के आपको चीजें बताता हूं, जिससे कि आपका एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बन पाए इन्वेस्टिंग के प्रति। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एंड सबसे पहले जो मैं आपको एसेट समझाने वाला हूं वो है निफ्टी 50। यहां पे दिमाग में सवाल ये आएगा कि यार निफ्टी तो ऑलरेडी 19,200 के आसपास पहुंच चुका है, अभी मैं निफ्टी 50 में निवेश करूं कि नहीं करूं। अब देखिए, इसका शॉर्ट आंसर आता है कि निफ्टी 50 में कुछ लोगों को करना भी चाहिए और कुछ लोगों को नहीं भी करना चाहिए। तो किस तरीके के लोगों को करना चाहिए निफ्टी 50 में निवेश, फटाफट उससे रिलेटेड चर्चा करते हैं, एंड मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव समझाता हूं निफ्टी 50 को लेके। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बुल रन स्टार्ट हो गई है मार्केट में। तो अगर बुल रन हो गई है स्टार्ट, तो आप मान लो कि चलो निफ्टी 50 जो है, निफ्टी 50 का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया। तो अगर निफ्टी 50 मान लो कि अगर 10% से बढ़ता है, राइट, और आपने निफ्टी 50 में निवेश कर रखा है, अभी आपने जाके सारा का सारा पैसा लगा दिया निफ्टी 50 में, आपके पास 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, आपने सब उठा के लगा दिया कि निफ्टी 50 तो कभी गिरता ही नहीं है, मैं लगा देता हूं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। एंड जब भी मार्केट 10% से बढ़ेगा, मान लीजिए 21,500 के आसपास पहुंच गया यहाँ कहीं, तो आपका रिटर्न कितना बन जाएगा? 10 लाख आपका बन जाएगा 11 लाख, राइट, और आप काफ़ी खुश हो जाओगे। नो डाउट अबाउट दैट, अभी तक स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। अब नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है कि देखिए, अभी चल क्या रहा है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब इस पॉइंट से मार्केट बुल रन में भी, जब भी रैली आ रही होती है मार्केट में भी, उसमें भी कभी भी मार्केट 5 या 10% से बहुत ईजिली करेक्ट कर सकता है और करेगा। प्लीज नोट कर लीजिएगा ये वर्ड कि मार्केट डेफिनेटली 5-10% से करेक्ट करेगा। अब आपने मानिए कि यहाँ पे आपने 10 लाख रुपए लगा दिया और आपने सोचा कि यार मैं तो शॉर्ट टर्म में पैसा धनाधन कमाऊंगा और है ना यूरोप ट्रिप पे चला जाऊंगा। आपने लगा दिया ये सब सोच समझ के, और हुआ क्या कि महीने भर बाद 5-10% से गिर गया। तो फिर आपको थोड़ा सा डर लगने लग जाएगा कि यार मैंने तो 10 लाख लगाए थे और वो बन गए लाइक 9 लाख, राइट। तो फिर आप थोड़े से घबरा जाओगे। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि निफ्टी 50 में क्या ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए पैसा लगाना चाहिए, तो कृपया करके निफ्टी 50 में पैसा अभी मत लगाएं। मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ, प्रोपोनेंट मतलब सपोर्टर हूँ निफ्टी 50 इन्वेस्टिंग का। मैंने अपना खुद का पैसा बहुत लगा रखा है निफ्टी 50 में। आप ये यहाँ पे जाके वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पे मैंने 50 लाख रुपए की लाइव इन्वेस्टिंग दिखाई थी निफ्टी 50 में। उस समय जब मैंने निफ्टी 50 में निवेश किया था तो निफ्टी का लेवल चल रहा था करीब करीब 15,500। अब उस समय पे मार्केट अंडर वैल्यूड था, इसलिए बल्क पोजीशन लेना निफ्टी 50 में काफ़ी एक सेंसिबल स्ट्रैटेजी थी। अगर आप अभी निफ्टी 50 में निवेश करना चाहते हो, अभी अभी आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करी है, तो कृपया करके आप SIP मोड में पैसा लगाएं निफ्टी 50 में, बल्क इन्वेस्टिंग ना करें, राइट। सो ये मेरा सिंपल सा एक सजेशन रहेगा, ये रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको लॉजिक के तहत पूरी कहानी समझा रहा हूँ। अब आप मेरे से काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, आप मेरे से बोल सकते हो कि यार देखो, हम तो बाय एंड फॉरगेट टाइप के इन्वेस्टर हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता कि एक साल में निफ्टी कहाँ जा रहा है, हमारा तो व्यू पॉइंट है 10, 20, 50 सालों का, तो लगा दे निफ्टी 50 में। बिल्कुल लगा दो। अगर आपको 50 सालों तक अपना पैसा देखना ही नहीं है या अगले 10-20 सालों तक पैसा देखना ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस सोच के
साथ अगर आप पैसा लगा रहे हो तो कृपया इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर एक एक महीने में मार्केट चेक मत करिएगा, हर दिन न्यूज़पेपर मत पढ़ते रहिएगा कि मार्केट में आज ये हो गया वो हो गया। अब दूसरे तरीके के इन्वेस्टर्स आते हैं कि यार देखो हमें तो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, हमें नहीं मतलब कि हम 10 साल तक बैठे रहे, हमें वो पैसा हमारे काम ही नहीं आएगा तो मतलब क्या है। तो चलिए उन निवेशकों को लेकर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और मैं आपके साथ 3 बहुत अच्छे एसेट्स जो इस समय पे चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करता हूं और आपको अपना पर्सपेक्टिव देता हूं। तो पहला एसेट जो है वो है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी का मतलब क्या होता है कि निफ्टी आईटी बेसिकली कलेक्शन ऑफ आईटी कंपनीज इन इंडिया है। इसमें विभिन्न टाइप की कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, वगैरह वगैरह। तो ये सारी कंपनियों का अगर आप एक बास्केट बना दो और दुनिया भर की कंपनी आईटी रिलेटेड कंपनियां डाल दी तो उस बास्केट को बोलते हैं निफ्टी आईटी बास्केट। आप खरीद कैसे सकते हो निफ्टी आईटी? तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर आप अपने जो आपका जीरो ब्रोकरेज अकाउंट है, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स वगैरह, उस पर आपको जाके खरीदना है आईटी बीज, राइट, आईटी बीज। तो ये निपॉन द्वारा चलाया जाता है, बहुत कम मार्जिन लगता है, इसको बोलते हैं ईटीएफ। मान लीजिए आपको भरोसा नहीं है कि यार टीसीएस में निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन्फोसिस में करें नहीं करें, विप्रो में करें नहीं करें, पता नहीं किस कंपनी में ग्रोथ आएगी, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ड्रामा चल रहा है आजकल, तो इनमें करना चाहिए इंडिविजुअल कंपनीज में कि नहीं। अगर आपको वो यकीन नहीं है तो आप निफ्टी आईटी या आईटी बीज में डायरेक्टली निवेश कर सकते हो, आपको पूरा का पूरा इस बास्केट में एक्सपोजर मिल जाएगा। अब सवाल आता है दूसरा कि अभी आपने बोला था कि यार निफ्टी 50 में करने का कोई खास फायदा नहीं है, कल को मार्केट 10% से गिर गया तो यार हालत खराब हो जाएगी, लेकिन आप निफ्टी आईटी बोल रहे हो, ठीक है ऐसा क्यों? तो चलिए फटाफट वो पॉइंट भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो आप नोट करोगे वो आप ये नोट करोगे कि जब निफ्टी आईटी अपनी पीक पे था उससे अभी हाल फिलहाल कितना नीचे चल रहा है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हम हैं और ये अपनी पीक से अभी करीब करीब चल रहा है नीचे 25% के आसपास। निफ्टी 50 जो है वो अपनी ऑल टाइम हाई पे है, अपनी नई मार्केट हाई उसने बना लिया है, लेकिन जो निफ्टी आईटी है वो 25-30% अभी भी नीचे चल रहा है अपनी पीक से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब हम लोग बैठ के पूरे दिन डिबेट कर सकते हैं कि निफ्टी आईटी अभी भी ओवर वैल्यूड है या अभी भी अंडर वैल्यूड है, उसमें हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होगा। सिमिलरली मेरा भी पर्सपेक्टिव है, मैं भी गलत हो सकता हूं, मैं आपको कोई पुश नहीं कर रहा कि आपको इसमें जाके अपना पैसा लगाना है नहीं लगाना है, लेकिन आप मेरी ओपिनियन सुन लो तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव हो सकता है मिल जाए। तो अब निफ्टी आईटी को मैं थोड़ा टेक्निकली एनालाइज कर देता हूं आपके लिए। तो यहाँ पे आप एक देखोगे कि ये एक तरीके का चैनल बन रहा है। तो अभी हम इस चैनल पे कहाँ पे हैं? हम है करीब करीब यहाँ पे, हम ऑलमोस्ट इस लाइन को टच कर रहे हैं। अब लाइकली सिनारियो ये है, लाइकली सिनारियो कि हम अभी ऊपर जाएंगे, राइट, फिर इस लाइन को टच करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर हम टच करेंगे, फिर हम नीचे जाएंगे, फिर हम टच करेंगे, फिर हम नीचे जाएंगे। या हो सकता है कि भाई दूसरी कहानी हो जाए कि एकदम यहाँ से बाउंस दे दे, राइट, और यहाँ पे चले जाए। अब तीसरी कहानी भी हो सकती है कि यार गिर जाए, राइट। तो तीनों सिनारियोज हो सकते हैं और एक सेंसिबल इन्वेस्टर तीनों सिनारियोज के लिए प्रिपेयर करता है, एक प्रोबेबिलिटी असाइन करता है। मैंने आपको 3 प्रोबेबिलिटीज बताई कि तो पहली क्या कि पहली प्रोबेबिलिटी है कि ये चैनल फॉलोइंग होगी। दूसरी क्या कि यार देखो निफ्टी ने तो रिटर्न दे दिया है, ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसा क्यों कि ऐसे क्या पाप कर दिए आईटी कंपनीज ने कि वो नहीं बढ़ेंगी, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं बढ़ेंगी, अगर निफ्टी 50 बढ़ रहा है तो इनको भी बढ़ना चाहिए। तो इसलिए हमने सिनारियो 2 भी एनालाइज कर लिया। अब सिनारियो 3 हो गया फॉल का सिनारियो, राइट। तो इसको भी एनालाइज कर लेते हैं फटाफट थोड़ा बहुत। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रही है कहानी कि अगर आप जाके पूरा एनालिसिस करो तो ये डेटा कब का निकल के आता है, ये करीब करीब निकल के आता है 2021 का। तो 2 साल हो गए, निफ्टी आईटी ने 0% रिटर्न दिया है। तो अगर आप टेक्निकली समझोगे तो 2 आउट ऑफ 3 सिनारियोस जो मैंने आपको प्रेजेंट करे उसमें तो निफ्टी आईटी के बढ़ने की पूरी संभावना है। तीसरी प्रोबेबिलिटी भी है कि अगर ये गिरेगा ना तो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब आगे चल के हो ये सकता है कि निफ्टी 50 जो है वो मान लो 10% से गिर जाए, लेकिन निफ्टी आईटी जो होगा, मैं आपको सिर्फ नंबर बता रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, कि निफ्टी आईटी बहुत अच्छी संभावना है कि वो 5% से ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो तीनों सिनारियों को देखते हुए अभी मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली ये समझ में आता है कि देखो यार निफ्टी 50 एक बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब कितना रिटर्न देगा वो मुझे नहीं पता कि कितना रिटर्न देगा। अब उसके लिए अपन थोड़ी सी फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस उठा लेते हैं, थोड़ा विप्रो उठा लेते हैं एंड देखते हैं कि ये कंपनियां कर क्या रही हैं अभी और किस तरीके के रीसेंट रिजल्ट्स दे रही हैं। तो अगर आप टीसीएस के रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू सेल्स उनके चल रहे हैं और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट उन्हें दे रखा है। स्टॉक भी अपनी पीक से करीब करीब 30% के फॉल पे एग्जिस्ट कर रहा है अभी हाल फिलहाल। अब नेचुरल सवाल आपका आएगा कि अगर
आपको टीसीएस पे इतना भरोसा है तो आप टीसीएस में क्यों नहीं निवेश कर देते, आप निफ्टी आईटी क्यों पकड़ रहे हो? देखिए उसके लिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा इंडस्ट्री व्यू पॉइंट। इंडस्ट्री व्यू पॉइंट अभी मार्केट में ये चल रहा है कि अभी हमें पता नहीं है कि आईटी कंपनियों में ग्रोथ कहाँ से आने वाली है और किस तरीके की आईटी कंपनीज में आने वाली है। अब आप आईटी कंपनियों में अगर काम करते हो तो आप हो सकता है बेटर अनुमान लगा लो कि यार अभी हाल फिलहाल पूरी सिचुएशन देखते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एआई रेवोल्यूशन, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उसमें डेफिनेटली टीसीएस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत आगे निकल जाएगी इन्फोसिस से। अगर आपके पास ये एनालाइज करने की क्षमता है और आपको समझ में आता है कि क्लियरली टीसीएस इन्फोसिस को क्यों पछाड़ देगी आगे चल के अगले 5-10 सालों में, तो समझ में आता है कि आप टीसीएस में डायरेक्ट पोजीशन बना लो। मुझे चीज़ समझ में नहीं आती, मुझे पता है कि भाई निफ्टी आईटी अभी डिस्काउंट में चल रहा है, 30-35% के डिस्काउंट पे चल रहा है, मैंने पहली पोजीशन बना ली थोड़ी बहुत, अब बढ़ेगा भी, धीरे धीरे भी बढ़ेगा तो बढ़ ही जाएगा। और अगर टीसीएस भी बढ़ गया तो हो सकता है चलो भाई टीसीएस 40-50% रिटर्न दे दे, मैंने निफ्टी आईटी पकड़ा है, वो हो सकता है मुझे को 30% रिटर्न दे दे। तो 30% रिटर्न कम होता है? द शॉर्ट आंसर इज नो, कि बिल्कुल कम नहीं होता। एक सेफिश इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। तीनों सिनारियों को जो मैंने आपको पहले बताए थे उनको मद्देनजर रखते हुए मैं ये बेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं कि आईटी इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी ग्रो करने वाली है, ना मुझे उसमें दिमाग लगाना है। तो उस हिसाब से मैंने एक सस्ता सा इंडेक्स जो अभी अंडर वैल्यूड जोन में है मैंने उसको पकड़ लिया है, उसको मैं पकड़े रहूंगा। और अभी लग रहा है मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए कि जैसे फायरिंग बहुत हुई, आपने देखा होगा यूएस में जो टेक कंपनीज थी वो बहुत करेक्ट करी, वापस चढ़ने भी लग गई। जो रशिया यूक्रेन वॉर था उससे काफ़ी बिजनेस हर्ट हुआ। यूरोप में इन्फ्लेशन सिचुएशन थी उससे बिजनेस बहुत हर्ट हुआ टीसीएस जैसी कंपनियों का और इंडियन आईटी कंपनियों का। तो ये सारी सिचुएशन अब चेंज होती हुई नजर आ रही है। तो सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आईटी इंडस्ट्री और आईटी कंपनियां अच्छा रिटर्न देंगी। तो मेरे हिसाब से ये एक पहला अंडर वैल्यूड एसेट बन जाता है। अब दूसरा अंडर वैल्यूड एसेट आता है पेज इंडस्ट्री। इस पॉइंट पे तो मैं आपको फटाफट कहानी समझा देता हूं कि पेज इंडस्ट्री मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूड क्यों है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कंपनी की सेल्स देखोगे तो अभी अपने हाईएस्ट एवर सेल्स पे है कंपनी, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे है। अब नोटिस करने वाली बात ये आती है और रीडिंग बिटवीन द लाइंस ये होती है, वो है ओपीएम और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है कि अगर मान लो पेज इंडस्ट्रीज है वो जॉकी की अंडरवेयर बेचता है, 100 रुपये की एक बेचता है, हाइपोथेटिकली 100 रुपये की नहीं मिलती लेकिन मान लो 100 रुपये की मिलती है और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है और सारी मार्केटिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह मिला मिलू के 80 रुपये आती है। तो उसका ओपीएम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना बन गया? 20 रुपये। 100 रुपये पे बेची और 80 रुपये लग गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, मार्केटिंग के वगैरह वगैरह, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये तो हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब आप देखोगे ये कि 2019 तक तो कहानी बहुत अच्छी थी कि 22% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वगैरह रहता था, फिर गिर गया कोविड के टाइम पे एंड अभी भी 18% है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही अगर बढ़ गया तो फिर स्टॉक में बहुत तेजी से ग्रोथ आएगी। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? बेसिकली वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली तो होती है जिसको बोलते हैं प्राइसिंग पावर, राइट, प्राइसिंग पावर। और दूसरा पॉइंट आता है कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कटिंग, राइट। एंड अगर कोई कंपनी जैसे मान लो एप्पल है तो एप्पल क्या करती है हर साल? महंगा महंगा आईफोन बेचती रहेगी। पहले उसने 1 लाख में शुरू करा, फिर 1.5, फिर 2, अगले 5 साल में 10 लाख का कर देगा, क्या पता। तो उसको बोलते हैं प्राइसिंग पावर, कि कंपनी अपनी सेल्स बहुत इजीली बढ़ा लेती है प्राइस बढ़ाते हुए अपने प्रोडक्ट की। तो अगर आप ये कहानी कंपेयर करोगे पेज इंडस्ट्री के कंपेटिटर से, जैसे कि जिसको बोलते हैं लक्स इंडस्ट्रीज, तो आपको फटाफट ये एनालिसिस अगर आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पेज इंडस्ट्रीज के पास ज़्यादा प्राइसिंग पावर है। ऐसा क्यों? क्योंकि पेज इंडस्ट्रीज जो है वो थोड़े से ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट उसके कस्टमर होते हैं, तो उसके लिए उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि यार जॉकी की अंडरवेयर जो है वो 350 से 400 रुपये हो जाएगी, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लक्स के प्रोडक्ट्स हैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस सेंसिटिविटी होती है। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो पेज इंडस्ट्री है उसके पास प्राइसिंग पावर ठीक ठाक है, राइट। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि कॉस्ट कटिंग जो है पेज इंडस्ट्रीज की वो भी ठीक ठाक रही, कि उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं करा। जैसे कि 2020-2021 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 18-19-20% ही प्रॉफिट मार्जिन रहा। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपने नोटिस करा होगा कि इन्फ्लेशन रिलेटेड कंसर्न्स बहुत ज़्यादा थी मार्केट में। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है कीमतों का बढ़ना। तो ये कीमतें किसके लिए बढ़ती हैं? ये कीमतें कंपनियों के लिए भी बढ़ती हैं। अब पेज इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? उसके लिए कॉटन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, क्योंकि वो इस तरीके के सिंथेटिक वेयर्स भी बनाती है। तो चाहे वो कॉटन हो गया, चाहे वो ऑयल
ऑयल हो गया, इन सब की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी थी 2021 में। ये करीब करीब 30-30, 40-40% भी बढ़ी थी। लेकिन आप देख सकते हो कि इनका ओपीएम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी हद तक इंटैक्ट रहा था। अब इंटैक्ट क्यों रहा था? क्योंकि जो इनकी प्राइसिंग पावर थी वो इनके हाथ में थी। इन्होंने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको। सेकंड चीज ये कि उन्होंने थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग भी करी थी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पेज इंडस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल पेज इंडस्ट्री पे फर्क पड़ा था, कोविड का जो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम हुई थी उसका। लेकिन पेज इंडस्ट्री इस तरीके की कंपनी है जिसके पास प्राइसिंग पावर भी थी और कॉस्ट कटिंग पावर भी थी। तो इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करते हुए पेज इंडस्ट्रीज ने अपना बिजनेस को संभाला और अपने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स, हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज अभी जनरेट कर दिए हैं। ऑन टॉप ऑफ दिस मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूं जो आपको बैलेंस शीट से पता चलेगी। आप यहां पे देखोगे फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट होता है मतलब कि फिक्स्ड कैपेसिटी एक्सपैंड करना। कि मान लो 2018 तक पेज इंडस्ट्री मात्र 500 अंडरवेयर बनाती थी, अब उसने जाके 2 नई फैक्ट्रियां लगा दी, तो मान लो वो 800 करने लग गई मैन्युफैक्चर। अब 800 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की क्षमता कहाँ से आई? वो इसलिए आई क्योंकि कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट को एक्सपैंड करा। अब आप देखोगे कि यहाँ के पिछले 4 साल सबसे अग्रेसिव 4 साल रहे हैं जहाँ पे कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट्स को एक्सपैंड करा है, इसलिए कंपनी पे थोड़ी बहुत डेट भी हो गई है। अब देखा यह जाता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं वो 3-4 साल उनकी साइकिल ऐसी रहती है कि वो 3-4 साल कैपेसिटी एक्सपैंड करेगी और उसके फ्रूट्स उन्हें कब मिलेंगे? उसके अगले 3-4 सालों में। तो अभी वो फ्रूट्स मिलने शुरू हो रहे हैं पेज इंडस्ट्री को। तो इसलिए अगर आप कंपनी की स्टॉक प्राइस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि करीब करीब ऑलमोस्ट 45% नीचे चल रहा है अपनी पीक से। अगर आप इसके टेक्निकल्स भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 2 साल से 0%, 2-2.5 साल से करीब करीब 0% रिटर्न है। अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे अभी एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी एक तरीके से डाउन ट्रेंड में है। तो हो सकता है कि अगले 1-1.5 महीने में 5% से और गिर जाए, लेकिन ऐसा कोई रीजन नजर नहीं आता कि ये आगे चल के करीब करीब 30-40% का गेन क्यों नहीं दे सकता। तो इस पॉइंट से मुझे ऐसा लगता है कि पेज इंडस्ट्रीज करीब करीब 40-50% का रिटर्न बहुत इजीली दे सकता है एक बुल रन में, जब निफ्टी 50 बढ़ रहा है, जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रेडिट आसान हो जाएगा, जब इंटरेस्ट रेट थोड़े से कट जाएंगे, तो पेज इंडस्ट्री जैसी कंपनी को बहुत फायदा पहुंचेगा उससे। तो इसलिए मेरे हिसाब से 40-50% रिटर्न बनना फ्रॉम दिस पॉइंट काफी फीजिबल लगता है। अब मैं एक फाइनल पॉइंट कवर कर देता हूं कि अगर इस स्टेज से निफ्टी 50 मान लो कि 10% से नीचे गिर जाता है किसी भी स्टेज पे, तो सिमिलर सिचुएशन फिर से होगी जो निफ्टी आईटी की मैंने आपको बताई थी कि ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट से पेज इंडस्ट्रीज भी 10% से गिर जाएगा। ऐसे होने की संभावना बहुत कम है। ऑफकोर्स मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक अभी ऑलरेडी अपने डिस्काउंट पे चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, ऑलरेडी अपने रेवेन्यूज़ प्रॉफिट्स उसके बहुत ज़्यादा हैं, ऑलरेडी वो कैपेसिटी एक्सपैंड कर चुका है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता तो नहीं है कि पेज इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा गिरेगा इस पॉइंट से। अब तीसरा अंडर वैल्यूड एसेट जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है डी मार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं डी मार्ट का थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस। तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि अपनी पीक से डी मार्ट कितना करेक्ट कर चुका है? अपनी पीक से अगेन वो करेक्ट कर चुका है करीब करीब 47-48%। अगर आप कंपनी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे, ये मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, ये मैंने चैनल बना रखा है, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इसमें चैनल ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पे है। तो बहुत अच्छी संभावना है कि वापस इस जोन में वो आ जाए, स्पेशली जब निफ्टी 50 दौड़ लगा रहा है। तो ऐसा क्या पाप कर दिया डी मार्ट में कि वो दौड़ नहीं लगाएगा, तो वो भी दौड़ लगाना शुरू कर देगा और यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जाएगा। तो यहाँ पे करीब 40% तक आपका रिटर्न बन जाता है। अब नेचुरल सवाल आएगा कि यार अब तो अक्षर ऐसे बोल रहे 40%, 50%, ये वो इतना आसान थोड़ी होता है रिटर्न बनाना। बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ कि रिटर्न बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप अगर 2-3 चीज़ें लॉजिकली सोचो। पहली चीज़ तो ये कि यार अगर कंपनी ग्रोथ कंपनी है, क्या ये अपने रेवेन्यूज़ प्रॉफिट बढ़ा रही है, क्या इस पे डेट कम है, क्या ये ऐसी इंडस्ट्री में जिसकी नीड रहेगी, क्या ये ग्रोथ इंडस्ट्री है, क्या ये मार्केट लीडर है उस इंडस्ट्री में। अगर ये आप ये 4-5 पॉइंट चेक कर लो डी मार्ट को या जो मैंने बाकी चीज़ें बताई थी उसमें, तो आपको सिंपल सा जवाब मिल जाएगा कि देखो यार ये एसेट खराब नहीं है। हो सकता है मुझे 1 साल में रिटर्न दे, हो सकता है मुझे 2 साल में रिटर्न दे। अब आप डी मार्ट का मान लो कि अगर आपको 2 साल में भी ये वापस 40% रिटर्न दे दे तो कुछ बिगड़ गया क्या? आपका तो रफली 20% का अगर बन रहा है तो उसमें कोई खराब रिटर्न हो रहा है क्या? तो एब्सोल्युटली नहीं, ऐसा हो ही नहीं रहा है कि आपके कोई खराब रिटर्न बन रहे हो। अब फटाफट थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं डी मार्ट का, एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि ये ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है डिस्पाइट अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करते हुए। एक तरीके से डी मार्ट रियल एस्टेट कंपनी है। वो जितने भी स्टोर्स खोलती है अधिकतर वो स्टोर्स खुद के पैसे पे खुले हुए हैं, वो उन्होंने रेंट नहीं करे हैं पर से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट हो जाता है।
दूसरी चीज़ क्या कि वो किस तरीके का सामान बेचती है, वो रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान बेचती है। और कैसे बेचती है, वो हाईली डिस्काउंटेड प्राइजेस पे बेचती है। जो इंडियन मार्केट है वो हाईली प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। जब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास अगर सामान खरीदने जाता है, स्पेशली आटा दाल चावल वगैरह, तो वो पैसे बचाना चाहता है। और डी मार्ट एक ऐसी कंपनी है जो पैसे बचाने में आपकी मदद करती है। तो इस तरीके की कंपनी की डिमांड हमेशा रहेगी। यूएस में वॉलमार्ट करके एक स्टोर होता है, वहाँ पे भी लोग यही करते हैं कि अगर उनको बल्क शॉपिंग करनी होती है तो अपनी कार वार लेके जाते हैं। एंड जो वॉलमार्ट के स्टोर होते हैं वो ऑलमोस्ट सिटी के सबर्ब्स में होते हैं, राइट, आसपास सिटी के। तो वहाँ पे जाते हैं, भर भर के सामान लेते हैं, राइट। तो वॉलमार्ट क्या है कि वॉलमार्ट एक तरीके से डिस्काउंट रिटेलर है। डी मार्ट भी कुछ ऐसा ही गेम खेल रहा है इंडिया में। अब डी मार्ट ये समझता है कि देखो यार, अगर मैंने सिटी के आसपास खोल दिया ना, तो लोग अपने पेट्रोल का कंप्यूटेशन बैठाएंगे कि यार मेरे को आटा लेने जाना था, दाल लेने जानी थी, चावल लेने जाना था, 200 रुपये का तो मैंने पेट्रोल ही जला दिया। तो डी मार्ट ने क्या किया हुआ है कि डी मार्ट ने काफ़ी सारे स्टोर्स विद इन सिटीज़ खोले हुए हैं। तो नेट नेट देखते हुए ये लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला डी मार्ट के साथ कि इसका बिजनेस बेकार हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है कि अगले 2 सालों तक आपको बहुत तेज़ रिटर्न ना मिले, 40% ही मिले, लेकिन बहुत अच्छी संभावना है कि वो 40% रिटर्न आपको मिल जाए। अब ऐसा क्यों? अगर आप इसका एनालिसिस करोगे कि आप देखोगे कि यार कंपनी ने इतनी तेज दौड़ लगाई है। फॉर एग्जाम्पल 15,000 करोड़ की सेल्स करी थी, वो भी डबल से ज़्यादा कर दी अगले 5 सालों में। प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स कर दिया इतनी स्केल पे भी। तो वर्स्ट केस सिनारियो जो मुझे लगता है डी मार्ट का, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि इसकी 10 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है वो 30% है, राइट। प्रॉफिट ग्रोथ 38% है। अब आप मान लो कि इस पर 30% 40% आपकी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आएगी, 20% आएगी। अगर 20% आ रही है प्रॉफिट ग्रोथ, तो वो स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करेगी, स्पेशली जब आप उसको ऑलरेडी 40% 50% के डिस्काउंट पे खरीद रहे हो स्टॉक को। इस तरीके के स्टॉक्स तब नहीं खरीदे जाते जब इसमें वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो। बहुत टाइम तक मैंने डी मार्ट नहीं खरीदा था। मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि यार बहुत तेज़ी से दौड़ लगा रहा है स्टॉक, जब मौका मिलेगा तब खरीदूंगा। अब आ गया वो मौका, तो इसलिए अभी मैं उसमें पोजीशन बना रहा हूं। अब मैं आपको फाइनल पॉइंट बता देता हूं वीडियो का, जो पोर्टफोलियो रिलेटेड पॉइंट है, कि जो 50-60% मेरा पोर्टफोलियो है वो है बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस टाइप के स्टॉक्स में। आपने नोटिस भी करा होगा और यहाँ पे आप वीडियो भी देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बोला था कि HDFC लाइफ, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ये मैंने बहुत खरीदे, बहुत भर भर के खरीदे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर जो मेजर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, कुणाल शाह ने इस बारे में ट्वीट भी करा था कि जो मेजर लिस्टेड कंपनी है जो 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाती हैं, उसमें से अधिकतर बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज ही हैं। इंडिया में इसका प्रचलन और चलन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूसेज, ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो इंडिया में जो फाइनेंशियल सर्विसेज का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपका, एटलीस्ट मेरे हिसाब से, अगर आप यंग हो, आप अगर थोड़ी अग्रेसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो आपको मेजर अपनी पोजीशन बैंकिंग फाइनेंस वगैरह में बनानी चाहिए, लेकिन सेंसिबल वे में। ऐसा नहीं कि आप है ना 20% का रन अप हो चुका है तब आप बल्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कृपया वो मत करें। एटलीस्ट आज का वीडियो जो मैंने 2-3 पॉइंट डिस्कस करे थे उसको सोच समझ के करें। जो आज मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं वो एक तरीके से डिफेंसिव स्टॉक्स हो गए। तो अग्रेसिव और डिफेंसिव का एक ठीक कॉम्बिनेशन बिठाएं, उससे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनेगा और आपको हिम्मत मिलेगी कि जब स्टॉक्स गिर भी रहे हो, जब निफ्टी में 10-10% करेक्शन आ भी रहा हो, तब भी आप मार्केट में बने रहोगे। अगर आप मार्केट में बने रहोगे तभी आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि मैं एग्जैक्टली अपना पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करता हूं, तो आप मेंबर कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो मेरी। उसमें मैं ऑलमोस्ट डेली कमेंट्री देता हूं मार्केट से रिलेटेड। एज अ नेक्स्ट स्टेप आप कर ये सकते हो कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टॉक्स के बारे में ज्यादा जानना है, तो मैंने इस इंग्लिश चैनल के वीडियो पे कुछ फाइनेंस के स्टॉक्स डिस्कस करे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ।